उस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम सुभद्रा कुमारी चौहान जी के कविता जो झांसी की रानी की समाधि पर है, आज हम उसका अध्ययन करेंगे, उसकी व्याख्या, उसका अर्थ देखेंगे। तो हम चैप्टर को शुरू करने से पहले रानी लक्ष्मीबाई के विषय में कुछ जानना चाहेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपने झांसी की रानी के बारे में महान व्यक्ति की किताब में बहुत पढ़ा होगा। तो आइए थोड़ा सा उनके ऊपर प्रकाश डालें, फिर आगे हम अपनी कविता शुरू करते हैं। तो झांसी की रानी की अपना यूपी का ही, तो आइए स्टूडेंट बताते चलें कि अपने उत्तर प्रदेश का एक जिला है झांसी, है ना, बुंदेलखंड वाले इलाके में। तभी इस कविता में आएगा, बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी बहती झांसी वाली रानी। तो बुंदेलखंड का इलाका है अपने यूपी में, तो उसमें एक जिला है झांसी। तो वहीं के ही राजा थे गंगाधर राव, उनकी ही पत्नी थी रानी लक्ष्मीबाई। उनका बचपन का नाम मनु कर्णिका था, और आप नाटक सीरियल में देखते होंगे मनु कह के उन्हें बचपन में बुलाते थे, है ना। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वैसे बनारस में हुआ था, और उनका जो विवाह हुआ था वो झांसी में गंगाधर राव से हुआ था। तो जब गंगाधर राव का देहांत हो गया तो रानी ही झांसी की गद्दी पर बैठती हैं लक्ष्मीबाई के नाम से। तो रानी की चूंकि कोई संतान नहीं थी, तो अंग्रेजों का शासन था भारत में, और अंग्रेजों की एक नीति थी कि यदि किसी राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है तो अंग्रेज उस राज्य को अपने राज्य में मिला लिया करते थे, है ना। तो जैसा कि गंगाधर राव की मृत्यु हो गई थी और रानी के कोई पुत्र नहीं था, तो अंग्रेजों की निगाह रानी के ही शासन पर थी कि जैसे तैसे करके झांसी को अपने कब्जे में लिया जाए। लेकिन रानी और साधारण रानियों में से नहीं थी जो ऐसे ही हार मान जाए या झुक जाए, अंग्रेजों से संधि कर लें। जो रानी तो अलग की बात है कि राजा भी उस जमाने में अंग्रेजों से इतना डरते थे कि अंग्रेजों से मिल जाते थे, है ना। लेकिन रानी ना ही तो उन राजाओं की तरह थी और ना ही उस समय की रानियों की तरह ही थी, उन सभी से अलग थी। एक पुरुषों की तरह, एक वीर पुरुष की तरह जीवन जीने वाली रानी थी। तो रानी अंग्रेजों के सामने झुकी नहीं, और रानी ने अंग्रेजों की संधि को स्वीकार नहीं किया और स्वतंत्रता पूर्वक अपना झांसी का राज्य चलाती है। लेकिन अंग्रेजों की निगाह, चूंकि दत्तक उत्तराधिकारी नहीं था रानी का कोई, तो उसी शासन पर, उसी राज्य पर पड़ी हुई थी अंग्रेजों की निगाह, और कैसे ना कैसे करके अंग्रेज झांसी के राज्य को हड़पना चाहते थे। तो रानी ने इसके लिए एक दत्तक पुत्र, यानी दत्तक पुत्र मतलब गोद ले लिया किसी लड़के को, उसे अपना बेटा स्वीकार कर झांसी का उत्तराधिकारी घोषित कर देती है रानी। लेकिन अंग्रेज चूंकि रानी के शासन को पूर्ण तरह से हड़पना चाहते हैं, तो वे उस उत्तराधिकारी को झांसी का उत्तराधिकारी नहीं मानते। उनका कहना है कि रानी का स्वयं का कोई बेटा होता तो वो उत्तराधिकारी होता झांसी का, और दत्तक पुत्र कोई उत्तराधिकारी नहीं होता। तो अंग्रेज इस बात को नहीं मानते और वो आक्रमण करने निकल पड़ते हैं झांसी की ओर। लेकिन रानी जो एक वीरांगना थी, एक साहसी है, अंग्रेजों के साथ संधि करने से मना कर देती है ना। और मैं आपको बताता चलूं कि रानी ही उस समय की एकमात्र ऐसी शासन की नेतृत्व करता थी कि जिन्होंने एक नहीं शब्द को यूज करा पहली बार भारत की स्वतंत्रता की क्रांति में। नहीं शब्द का मतलब कि अंग्रेजों के आगे मैं झुकूंगी नहीं, यानी झुकूंगी नहीं अंग्रेजों के सामने। तो रानी अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए तैयार हो जाती हैं और रणभूमि में निकल पड़ती हैं, खूब लड़ती हैं, खूब अंग्रेजों को काट डालती हैं, अंग्रेजों को मार डालती हैं। मतलब रानी एक बार में दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए इधर से अंग्रेजों को खूब घनघोर युद्ध होता है। अंग्रेजों की सेना को खूब परास्त करते हुए रानी आगे बढ़ती चली जाती है ना। लेकिन रानी की टीम में रानी के जैसा कोई दूसरा कोई नेतृत्व करता होता नहीं है, कोई इतना ज्यादा कौशल युक्त सेनापति रानी के पास होता नहीं है। रानी अकेली ही अंग्रेजों से लोहा लेती हैं, और भी हैं उनके गुरु तात्या टोपे, बाकी सब भी हैं। लेकिन अंग्रेज भी उस समय बहुत पावरफुल थे, बहुत स्ट्रॉन्ग थे,
वो अस्त्र शस्त्र के साथ साथ तोप खाने का उपयोग करते थे, है ना, तोहफे लगाते थे, तोपों से युद्ध लड़ते थे अंग्रेज। तो रानी बहुत युद्ध लड़ा रानी ने। अंत में अंग्रेज रानी के सिर पर वार करते हैं और रानी का हिस्सा यहाँ से, रानी की एक ऊपर से तलवार मारते हैं, रानी की एक आंख बाहर निकल जाती है, ये इधर का सारा गाल कट के गिर जाता है। लेकिन रानी फिर भी हार नहीं मानती इतने पे भी। रानी का नाम इतिहास में ऐसी दर्ज थोड़ी हो गया, लेकिन हमारी झांसी की रानी फिर भी हार नहीं मानती, फिर भी दोनों हाथों से तलवार चलाती है, अंग्रेजों को काट डालती हैं और आगे बढ़ती जाती हैं। लेकिन यदि रानी ही नहीं बचेंगी तो फिर शासन का क्या होगा। तो कुछ लोगों के कहने से, उनके कुछ मंत्रियों के समझाने से रानी को दूसरे रास्ते से बाहर निकाला जाता है जैसे तैसे करके। तो रानी जब आगे बढ़ती हैं दूसरी तरफ से निकलने की युद्ध से, तो युद्ध के लास्ट में या युद्ध स्थल पर एक नाला पड़ता है, और उस जब नाले को कूदने की बारी आती तो चूंकि रानी का घोड़ा थक जाता है तो वो रानी का घोड़ा नाले कूदने से इनकार कर देता है, अर्थात कूद नहीं पाता। इतने ही अंग्रेजों की सेना पीछे से आ जाती है और पीछे से अंग्रेज रानी पर वार करते हैं और रानी का ये हाथ कट के अलग गिर जाता है, धड़ से अलग हो जाता है। फिर दूसरे तरफ रानी का और शरीर का अंग काटते हैं, मतलब रानी के शरीर को छिन्न भिन्न करते हैं, लेकिन रानी फिर भी पराक्रम वीरता के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाती है। इतनी महान थी रानी की, एक आंख निकलने के बावजूद भी, हाथ कटने के बावजूद भी, एक हाथ से, दोनों हाथों से या जैसे भी अंग्रेजों को काट डालती हैं, युद्ध स्थल में त्राई त्राई मचा देती हैं, खून खून हो जाता है ना। इतनी वीर थी, तभी तो कहते हैं मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मर्दानी, मर्दानी मतलब पुरुषों की तरह आचरण करने वाली, पुरुषों की तरह जीवन जीने वाली, है ना, कि पुरुष भी जिसके सामने नतमस्तक हो जाए, पुरुष भी जिसके सामने कुछ ना रहे, ऐसी थी झांसी की रानी। तभी लड़कियों को प्रेरणा देते हैं कि बनना है तो झांसी की रानी की तरह बनो, वीरता के साथ रहोगी। कल को कोई युवा या कोई मर्द तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देख ले तो उसकी आंख तक निकाल दो, ऐसे रानी की प्रेरणा दी जाती है। ऐसी थी रानी। तो आइए टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए सीधे कविता पे चलते हैं। तो ये बताना जरूरी था क्योंकि आगे पाठ रानी से जुड़ा हुआ है, तो रानी की वीर गाथा को इस पाठ में लिखा सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। इसमें थोड़ी कथा वस्तु तुम्हारे दिमाग में आई तो आप समझना थोड़ा ज़्यादा आसान रहेगा। तो आइए देखते हैं, तो मिलते हैं वीडियो के लास्ट में, बताना कैसी लगी। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि है लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थल यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यहीं कहीं पर बिखर गए वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं यह स्मृतिशाला सी। सहे बार पर बार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहोती सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। क्योंकि स्टूडेंट्स ये गीतात्मक शैली में लिखी हुई कविता है, सुभद्रा कुमारी चौहान, है ना। तो चौहान नाम से तुम वैसे कविता में बहुत ही कम लेखक देखते होंगे, तो ये हमारे सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, जिन्होंने जो रानी लक्ष्मीबाई थी हमारी, उन्हीं को समर्पित, उन्हीं को श्रद्धांजलि देते हुए इस कविता को लिखा है। तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या को। तो संदर्भ लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य में संकलित सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित झांसी की रानी की समाधि पर कविता से लिया गया है। तो प्रसंग में लिख देंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्हें एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। आइए इसकी व्याख्या देखें। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि की ओर इशारा करते हुए कहती हैं कि ये जो समाधि दिखाई पड़ रही है, इस समाधि में एक राख की ढेरी छिपी हुई है
और ये राख की डेहरी उस आग की है जिसने अपने शरीर का बलिदान करके देश को स्वतंत्र कराने के लिए स्वतंत्रता की आरती, दिव्य आरती फेरी थी। कि ये राख की डेहरी की, ये जो समाधि है, इस समाधि के अंदर एक राख की डेहरी छिपी हुई है और ये राख की डेहरी उस ज्वाला की है, उस आग की है जिसने स्वयं का बलिदान देकर, जिसने स्वयं को जलाकर देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए एक अलौकिक आरती उतारी थी, जिसने देश की स्वतंत्रता के लिए एक अलौकिक अपने प्राणों की आहुति देकर, अपने स्वयं के प्राणों को निछावर करके देश के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए अलौकिक आरती फेरी थी। दिव्य मीन्स होता अलौकिक, अलौकिक आरती उतारी थी। यह समाधि है, लघु समाधि है। ये समाधि जो दिखने में छोटी सी दिखाई पड़ रही है, ये भले ही छोटी है लेकिन ये उस महान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। और वो रानी अंतिम लीला स्थली यही है, झांसी मर्दानी की। मर्दानी किसे कहते हैं? पुरुषों की तरह जीवन जीने वाली ना, मर्दानी, मर्द यानी पुरुषों का आचरण करने वाली, उसे कहते हैं मर्दानी। कि ये पुरुषों की तरह आचरण करने वाली उस लक्ष्मीबाई की अंतिम कर्म भूमि है। ये जो समाधि है, यहीं पर ही उस पुरुषों की तरह जीवन जीने वाली, पुरुषों सा आचरण करने वाली उस महान वीरांगना की अंतिम कर्मभूमि, अंतिम रणभूमि है। यहीं उस महान वीरांगना का निधन हुआ था। आगे, यहीं कहीं पर बिखर गए वह भग्न विजयमाला सी। कि उस रानी के, अभी जो मैंने बताया कि जब अगर रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा युद्ध स्थल में अगर वो नाला पार कर गया होता तो रानी युद्ध जीत गई होती, लेकिन घोड़ा नाला पार कर नहीं पाया था। अंग्रेजी सेना पीछे से आ गई थी क्योंकि घोड़ा थक गया था, इसलिए नाला पार नहीं कर पाया। इतनी अंग्रेजी सेना पीछे से आ गई और रानी को अंग्रेजी सेना ने मार डाला, है ना। तो अगर आपने वो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में महान व्यक्तित्व में पढ़ा हो तो तुम्हें पता होगा कि रानी लक्ष्मीबाई के अंग्रेज़ों ने इतने क्रूर थे कि उनकी एक आँख निकाल दी थी, उनका एक भुजा काट दी थी। मतलब बहुत बुरी तरह से रानी की हत्या की थी अंग्रेज़ों ने, है ना। तो वही लिखा है कि यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजयमाला सी। कि जिस प्रकार भग्न मान क्या हो जाता है? टूट जाती है। विजयमाला, जिस प्रकार विजयमाला टूट जाती है तो उसके फूल, या फिर अगर माला मोतियों की हो तो उसके मोती टूटकर बिखर जाते हैं। जिस प्रकार विजयमाला के मोती या फूल टूटकर बिखर जाते हैं, उसी प्रकार रानी के शरीर के अंग भी इसी समाधि के आसपास, यहीं कहीं आसपास बिखर गए हैं। और जिस प्रकार उन मोतियों को, जब माला टूट जाती है, उन मोतियों को इकट्ठा करके रख लिया जाता है उस विजयमाला की याद को संजोए रखने के लिए, उसी प्रकार उस रानी की अस्थियों के फूलों को यहाँ पर, तो जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके अस्थि जब बटोरने जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? फूल बटोरने जा रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ लिखा है कि उस रानी की अस्थियाँ, उस वीरांगना की अस्थियाँ इसी समाधि में संचित हैं, इकट्ठी हैं। और ये अस्थियाँ उस महान चिंगारी की स्मृति यादगार हैं, या याद दिलाती रहेंगी और इस देश में आज़ादी की क्रांति को भड़काती रहेंगी, है ना। आगे, सहे बार पर बार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। कि उस महान रानी ने अंतिम सांस तक अंग्रेज़ों से अंग्रेज़ों के बार पर बार सहती रही। कि रानी इतनी विशाल थी, इतनी वीरांगना थी, इतनी वीर थी हमारी रानी इतनी वीर थी
कि जब तक रानी के तन में सांस रही तब तक रानी अंग्रेज़ों के वार पे वार यानी कि लगातार वारों को अंत तक सहती रहीं। लड़ी वीरवाला सी और एक वीरांगना की भांति निडर होकर रानी दुश्मनों से लोहा लेती रहीं। लोहा लेती रहीं। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, और जब रानी के अंग छिन्न भिन्न हो गए तो जिस प्रकार ज्वाला में आहुति देने पर ज्वाला और चमक उठती है, उसी प्रकार युद्ध स्थल पर रानी के शहीद होने से, तुमने सुना होगा ये कहावत, इस प्रकार कोई सैनिक लड़ते हुए युद्ध स्थल में वीरगति को प्राप्त हो जाता है तो वो मरता नहीं है बल्कि वो अजर अमर हो जाता है। उसकी गाथा युगों युगांतर तक चलती रहती है। उसी प्रकार इसमें कहा गया है कि रानी जब युद्ध स्थल में वीरगति को प्राप्त हो गई तो रानी का जो शरीर छिन्न भिन्न हो गया है तो उनके शरीर की ज्वाला और ज़्यादा प्रज्वलित हो गई। कहने का तात्पर्य यह है कि रानी को युद्ध स्थल में वीरगति प्राप्त होने से उनका यश एक इतिहास बन गया और युगों युगांतर तक, जब तक देश की स्वतंत्रता का जिक्र होगा, रानी का जिक्र भी उन्हीं स्वर्णिम अक्षरों के साथ लिया जाएगा, है ना। तो आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, इस तरह से लिखना है। आहुति का जिक्र किया गया कि जिस प्रकार आहुति देने से यज्ञ की ज्वाला प्रज्वलित हो जाती है, उसी प्रकार से रानी की युद्ध स्थल में चिता सजने से, रानी के युद्ध स्थल में वीरगति को प्राप्त होने से उनके यश की गाथा युगों युगांतर तक स्वर्णिम अक्षरों में जीवंत रहेगी। अच्छा, हमने ये कई सारे पद्यांश एक साथ पढ़ लिए तो इनका काव्यगत सौंदर्य, क्योंकि सभी का एक जैसा ही है ना। संदर्भ भी पूर्ववत रहेगा, प्रसंग भी इस तरह से रहेगा। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि बोर्ड में एक ही पद्यांश आने वाला है ना। तो वही प्रसंग, क्योंकि सारे ही पद्यांशों में रानी को एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि सुभद्रा कुमारी चौहान ने अर्पित की है। तो आपको प्रसंग में यही लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियों में सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने झांसी की रानी के बलिदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्हें एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि प्रस्तुत की है। तो सभी पद्यांशों के लिए हो जाएगा ये, और जहाँ पे कुछ अलग होगा तो बता देंगे। सभी के लिए यही रहेगा प्रसंग और काव्य का सौंदर्य है। तो ऊपर वाले अच्छा, भाषा सभी की सेम ही रहने वाली है। क्या भाषा बताओ, कैसे भाषा आए बताओ। इस समाधि में छिपी हुई, सब किसके शब्द लिखे हुए हैं, सब हिंदी के अक्षर लिखे हुए हैं ना। तो हिंदी है, लेकिन कुछ खड़ी बोली का प्रयोग यहाँ किया गया है, दिव्या आरती, फेरी, ढेरी, इस तरह से ना। तो साधारण हिंदी एवं खड़ी बोली ये लिख देंगे। गुण प्रसाद है। अच्छा, इसका अलंकार वो सब तुम, छंद क्या होगा, तो इस समाधि में छिपी हुई है क्या, इसमें कोई मात्रिक छंद है। देखो, एक मात्रा लगाओ, ध्याय पर छोटी की मात्रा तो एक ही लगेगी, इसमें भी दो हो गई, फिर ये एक, फिर ये दो, फिर एक, फिर दो, फिर ये दो, 2 3 5 2 7 8 2 10 11 12 13 14 15। तो 15 के 15 में कोई है रोला, सोटा, दोहा, छंद कुछ नहीं है ना। तो कोई भी छंद यहाँ नहीं है, तो छंद मुक्त लिख देंगे, यानी तुकांत मुक्त। छंद के आगे लिख के छंद क्या हो जाएगा इसका, मुक्त, है ना, या तुकांत मुक्त इसे कहते हैं। तुकांत मतलब कोई भी दोहा सोटा कुछ ऐसा नहीं है, तो तुकांत मुक्त इसका छंद हो जाएगा। भाषा इसकी साधारण हिंदी, खड़ी बोली लिख देंगे ना, साधारण हिंदी एवं खड़ी बोली। अब गुण उसका प्रसाद, गुण क्या हो जाएगा, प्रसाद। अच्छा, इसमें अलंकार देखो, इस समाधि में छिपी हुई एक राख की डेरी जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी।
तो रह शब्द ये, तो इसमें अनुप्रास तो देखो सब जगह होता ही है, और उसके अलावा हम चेक करने की कोशिश करेंगे। यह समाधि है, लघु समाधि है, झांसी की रानी की अंतिम लीला स्थली यही है, लक्ष्मी मर्दानी की। अगर ये पूरा पद ध्यान से ले लिया जाए तो इसमें तो बस केवल अनुप्रास लिखेंगे। आगे यहीं कहीं पर बिखर गए वे भग्न विजय माला से। अच्छा, ये सी जो शब्द लग जाता है तो उपमा अलंकार हो जाता है। माला सी, माला के जैसी, है ना। तो उपमा उपमा का मतलब अंतर तुलना करी गई है कि रानी के शरीर भी विजय माला जिस प्रकार विजय माला के मोती टूटकर बिखर जाते हैं, उसी प्रकार रानी का शरीर भी, अंग्रेजों ने अंग काट दिए थे रानी के, तो रानी का शरीर भी, शरीर के अंग भी छिन्न भिन्न हो गए, यानी बिखर गए। तो माला से रानी के शरीर की तुलना करी गई है, तो उपमा अलंकार यहाँ मिलेगा। उसके फूल यहाँ संचित है, स्मृतिशाला से, ये यादगार की बात करी है ना। तो ये भी सब उपमा अलंकार इधर। साही बार पर बार अंत तक, अच्छा बार पर बार, तो ये दो शब्दों की उत्पत्ति है ना। तो अनुप्रास, तो ऐसे चेक करना होते हैं हम अलंकार, है ना। अब इतना ज्ञान हो चुका होगा तो समझ में आ गया। अच्छा, रस बताओ, रस क्या हो जाएगा, खुद ही बताओ। है भाई, वीरता की बात चल रही है तो इसमें बताने की ज़रूरत है। रस हो जाएगा हमारा वीर। तो काफ़ी चीज़ें हो गई कि भाषा हो गया, गुण हो गया, छंद हो गया, रस हो गया। ठीक, आइए आगे देखते हैं। इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निशित में क्षुद्र जंतु ही गाथे। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, इसने और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी बैठी झांसी वाली रानी। यह समाधि है, चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। तो आइए स्टूडेंट्स आगे देखें। तो संदर्भ पूर्वत हो जाएगा, प्रसंग में अभी पढ़ते हैं, उसके बाद प्रसंग लिखते हैं ना। तो इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में है पाते। कवित्री कहती हैं कि इस रानी लक्ष्मीबाई की जो ये समाधि झांसी में बनी हुई है, कि हमने भले ही इससे भी सुंदर सुंदर समाधियाँ हमने जगत में और भी देखी हो, इससे बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी समाधियाँ हमने देखी हो, या और भी समाधि इस संसार में इस समाधि से ज़्यादा सुंदर हैं, पर उनकी गाथा पर निशित में क्षुद्र जंतु ही गाते। कि निशित में, निशित मतलब रात्रि में, है ना, कि उनकी गाथा को जो समाधियाँ और हैं रानी लक्ष्मीबाई की समाधि से सुंदर सुंदर, या अन्य जितनी भी समाधियाँ हैं लक्ष्मीबाई की समाधि या वीर पुरुषों की समाधियों के अलावा, कि उन सारी समाधियों की गाथाएं रात्रि होने पर क्षुद्र जंतु ही गाते हैं। कि ये तुम्हारे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वही उन समाधियों पर रेंगते हुए पाए जाते हैं रात्रि में, है ना। गीदड़ कुत्ते, है ना, गीदड़ कुत्ते कीड़े मकोड़े यही सब उनकी समाधियों पर इधर उधर मंडराते फिरते हैं, उनकी गाथाओं को गाते रहते हैं। लेकिन ये जो हमारी रानी की समाधि है, किंतु ये जो हमारी रानी की समाधि है, इस समाधि की गाथा कवियों की अमर गिरा में, गिरा मतलब जवान बाणी, कि इस रानी की गाथा कवियों की अमर बाणी में पाई जाती है, और इसकी अमिट कहानी, और जिससे रानी की समाधि की जो गाथा है वो अमिट कहानी हो गई है। कि रानी की और जो अन्य समाधियां हैं उनकी गाथाएं तो क्षुद्र जंतु गाते हैं, और क्षुद्र जंतु के गाने से वो समाधियों की महिमा भी क्षुद्री हो गई है। लेकिन रानी की लक्ष्मीबाई की समाधि की जो गाथा है, या रानी लक्ष्मीबाई की जो गाथा है, वो कवियों की अमर बाणी में मिलने से रानी की कहानी भी अमर हो गई है। इसने और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी, और रानी की गाथा को प्यार और श्रद्धा के साथ वीरों की बाड़ी यानी वीरों की जवान गाती है, वीरों की जिब्बा गाते हैं। वीरों की जिब्बा जितने भी सैनिक होते हैं हमारे वीर पुरुष हैं,
वो इस महान रानी की गाथा को गाते हैं। आया समझ में? तो प्रसंग इसमें यही हो जाएगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने रानी की समाधि को अन्य समाधियों की तुलना में अलग पाया है कि जहाँ इस संसार में रानी की समाधि, ऐसे लिखना अर्थ व्याख्या में, कि जहाँ इस संसार में रानी की समाधियों से भी सुंदर अनेकों समाधियाँ हैं, लेकिन रात्रि होने पर उन समाधियों की गाथा क्षुद्र कीड़े मकोड़े, गीदड़, कुत्ते आदि ही गाते हैं। लेकिन रानी की समाधि की यश गाथा या रानी लक्ष्मीबाई की यश गाथाओं को कवियों की अमर बाणी के गाने से रानी की कहानी भी अमिट हो गई, और प्रेम और श्रद्धा के साथ जब सैनिक रानी की गाथा गाते हैं तो उनके गाथा गाने से रानी की गाथा भी इतिहास बन गई, अमर हो गई। आगे, बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी की रानी की गाथा को हमने बुंदेलो हर बोलो से सुनी। बुंदेलखंड के जो निवासी हैं, जो हमारा यूपी का मैप है ना, उत्तर प्रदेश का जब तुम मैप देखोगे तो इस तरह से नीचे को ये हमारा झांसी का मानचित्र दिखाई देता है ना। अपना उत्तर प्रदेश का कोई मैप देखा है तुमने? अच्छा, भी तो हाई स्कूल की क्लास है, वैसे भूगोल में कहाँ तुमने देखा होगा। तो ये हमारा सोनभद्र वाला इलाका और ये हमारा झांसी का इलाका है। तो ये जो क्षेत्र आता है ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है ना। नीचे के जो दक्षिण उत्तर प्रदेश के जो राज्य हैं ये सब बुंदेलखंड का क्षेत्र है। तो बुंदेल, वहाँ के रहने वाले लोग बुंदेले। तो बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी कि बुंदेलखंड में रहने वाले लोगों के मुख से, मुँह से, बुंदेलो हर बोलों के मुँह से हमने रानी की गाथा सुनी कि वो रानी वीरों की तरह, पुरुषों की तरह वीरता से लड़ी, है ना, कि वो झांसी की रानी युद्ध में पुरुषों की तरह वीरता से लड़ी, और ये समाधि उसी रानी की प्राचीन समाधि है, और यही समाधि रानी की अंतिम कर्म स्थली भी है, उसी मर्दानी रानी की, मर्दानी उसी पुरुषों की तरह वीरता से लड़ने वाली रानी की। आया समझ में? तो संदर्भ प्रसंग ये हमने पढ़ लिया। फिर इस वाला प्रसंग में समाधि के बारे में लिखना है, इस वाले में कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने निम्न पंक्तियों में बुंदेलो हर बोलो के मुख से जो रानी की कहानी सुनी थी उसको ही यहाँ दर्शाया है। काव्य का सौंदर्य में भाषा, रस, छंद अब सब तुम अपने आप लिखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल शायद एक पद्यांश और है, उसको कल देखते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस पार्ट को पूरा नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं, कल इसको पूरा करेंगे। कैसी लगी कहानी? अच्छा होगा ना। इसकी शैली जो थी, मैं शैली बताने से रह गया हूँ, शैली इसकी गीतात्मक थी। अतः तो समझ में आ गया होगा कि जब मैंने गाकर इसको पढ़ा है तो शैली कौन सी होगी, खुद बताओ। गीतात्मक होगी ना। तो भाषा इसकी खड़ी बोली हो गई, साधारण हिंदी खड़ी बोली। शैली इसकी गीतात्मक हो गई। गुण इसका प्रसाद है। रस तो वीर रस की बात है, तो रस वीर है इसका। अलंकार पद्यांश को पढ़ते हैं उसके बाद समझ में आता है ना। तो चूंकि सारे पद्यांश, वैसा रस भी पद्यांश को पढ़ने के बाद समझ में आता है, चूंकि सारे पद्यांश वीरता से ही जुड़े हुए हैं तो उसमें रस वीर ही है ना। अलंकार पद्यांशों के अनुसार आएगा, और प्रसंग तो पद्यांश के अनुसार तुम्हें लिखना ही है। संदर्भ सभी का एक है। तो बाकी जो ग्राफ 1 या 2 रह गए हैं उसे हम कल देखते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ, ओके।